नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड के 20 साल क्या खोया और क्या पाया। आज कर्ण नगरी टाइम्स उत्तराखंड के स्थापना के 20 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। इस अवसर पर वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी और विचारक डॉक्टर शक्तिशैल कपरवाण जी से एक वार्ता यहाँ पर करेगा और कहीं ना कहीं हम लोग प्रयास करेंगे इन बातों को ढूंढने की, उन बातों पर विचार करने की कि क्यों उत्तराखंड बना था, क्या उद्देश्य था, क्यों उत्तराखंड की मांग उठी थी और क्या यह मांग जब ये राज्य स्थापित हुआ, गठित हुआ तो इसके बाद पूरी हुई कि नहीं हुई, हमारे समाज को क्या मिला, उत्तराखंड वासियों को क्या मिला। तो इस आज की वार्ता में हमारे साथ आज मौजूद हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वरिष्ठ आंदोलनकारी और एक सुधी विचारक डॉक्टर शक्तिशैल कपरवाण जी। सर सर्वप्रथम मैं आपका कर्ण नगरी टाइम्स की ओर से स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूँ। धन्यवाद। सर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि उत्तराखंड के 20 साल क्या खोया क्या पाया, तो क्योंकि आपने वरिष्ठता से राज्य आंदोलन के वक्त जो भी आपने मुद्दा उठाया था और इस राज्य के गठन की बात को आपने एक पीड़ा के रूप में भारत सरकार के समक्ष भी रखने का प्रयास किया। महिलाओं ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया, युवा शक्ति ने इसमें बहुत अच्छा योगदान दिया। आप जैसे विचारक ने जब उत्तराखंड बनाने की बात कही तो इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, मैं पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपके द्वारा उत्तराखंड राज्य के हित में, कोटद्वार के हित में, जनता के हित में इस प्रकार की चर्चा का संचालन हो रहा है और ये चर्चा कहीं न कहीं सरकार, अधिकारियों के कानों में गूंजेगी और इसके सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। आपने जो हेडिंग दी है, पहले मैं इसी का जवाब दे दूँ। उत्तराखंड के 20 साल क्या खोया क्या पाया, इसका जवाब भी मैं एक शीर्षक के रूप में देना चाहता हूँ कि जब उत्तराखंड राज्य बना तो हमारे ऊपर 4,000 करोड़ रुपए का कर्जा है और आज हमारी सरकारों ने हमारे ऊपर 50,000 करोड़ रुपए का कर्जा कर दिया। तो ये तो हम लोगों ने पाया। अब रही बात कि हम ये सोचते थे, अगर हम ये सोचते कि ऐसे नेता हमको मिलेंगे, ऐसी सरकारें हमको मिलेगी, तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन करने की जरूरत नहीं थी। उत्तर प्रदेश में ही ठीक था। उत्तर प्रदेश के लोग जब हम लखनऊ इलाहाबाद काम करने के लिए जाते थे, थोड़ा बहुत अगर उन्होंने उपेक्षा हमारी की या भ्रष्टाचार कर दिया या पैसा मांग दिया तो जाते समय हाथ भी जोड़ते थे कि आप देवभूमि के लोग हैं, आपसे हमें ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था, मगर वो काम करके दे देते थे। मगर उत्तराखंड राज्य जब से बना तब से तो एक निरंकुश शासन हो चुका है। भ्रष्टाचार बहुत बड़ी तेजी से बढ़ा है। पार्टियां कोई भी हो, राष्ट्रीय पार्टी जिन जिन की सरकारें आई, केवल इनके कुर्ते बदले हुए हैं, अंदर से एक जैसे। तो जिस उद्देश्य से उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी, हमारे लोग शहीद हुए, माताओं का अपमान हुआ, बहनों की मांग का सिंदूर मिटा, बच्चे अनाथ हुए, हजारों नौजवान जेलों में रहे, तब राज्य बना। और इसका दुरुपयोग यहाँ की राजनेताओं ने किया, ना प्लानिंग बनाए। हम कहते थे कि उत्तराखंड राज्य बनेगा तो हम लोग उत्तराखंड के भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार नियोजन करेंगे, प्लानिंग बनाएंगे, विकास की योजनाएं बनाएंगे। तो कोई नहीं। हम कहते थे पलायन समाप्त हो जाएगा, पलायन बहुत अधिक बढ़ा। हम कहते थे कि हमारे पास गंगा नदी है, यमुना नदी है, रामगंगा नदी है, कुछ काली नदी है और सहायक नदियां हैं। हमारे पास बिजली का उत्पादन होगा तो बिजली इतनी पैदा होगी कि हमारे पहाड़ों में उद्योग धंधे लगेंगे, बाकी बिजली हम बेचेंगे और उससे हमारी आय होगी। हालांकि ये हुआ कि जो बिजली के ये जैसे टीरी डैम में हमारा जो हिस्सा है वो 12.25%, यानी 100 रुपये अगर बिजली पैदा कर सकें
तो हमको 112 रुपया मिलने वाला। ये कितना बड़ा अन्याय है। जितनी भी जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार हमारे साथ किया जाने वाला उन योजनाओं के माध्यम से। तो हमको मिला क्या? हम तो गुलाम हैं। हम केवल राजनीतिक रूप से एक राज्य के सदस्य हैं, यानी राजनीतिक रूप से हमको उत्तराखंड राज्य मिला है, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से अभी तक हमको राज्य नहीं मिला है और उसकी लड़ाई लड़नी बाकी है। जो इसमें संतोष नहीं होना चाहिए। मैं तो तमाम राज्य आंदोलनकारियों को और एक नई पीढ़ी जो आगे आने वाली है, जो पीड़ित है, जो समझदार है, उससे अनुरोध करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो उत्तराखंड बनाने की लड़ाई थी, आज जरूरत इस बात की है, ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं राजनेताओं ने कि उत्तराखंड बचाने की लड़ाई हम सबको शुरू करनी पड़ेगी और इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। और हमारा जो बाकी जीवन है, बाकी सांसें हैं, वो उत्तराखंड बचाने में लगेगी, इसका हम वादा करते हैं। तो सर, जब ये उत्तराखंड आज दो अभी दो का नारा आप लोगों ने लगाया था और कहीं न कहीं बहुत सी अपेक्षाएं आपकी रही होंगी आने वाली पीढ़ी के लिए, क्योंकि आप उस वक्त जो भी कर रहे थे, हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग अपने से ज्यादा आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए इस उत्तराखंड की मांग कर रहे थे। तो इस आज दो अभी दो के नारे के पीछे का जो उद्देश्य था आपका, जो अभी फलीभूत नहीं हुआ है, इस पर आपका क्या विचार है कि किस प्रकार से कोई योजना आपके दिमाग में हो या कोई आपके पास कोई ऐसा उद्देश्य संदेश हो कि जो आप आने वाली पीढ़ी को दे सकें, जिसके माध्यम से कि जो ये बीड़ा आप लोगों ने उठाया था, जैसा आपने कहा कि उत्तराखंड बनाने की आपने बात की थी, अब उत्तराखंड को बचाने की भी बात की जा रही है, तो इस बचाने वाली कड़ी में हम किस प्रकार से आपको लगता है कि आगे बढ़ा जा सकता है, इस पर आपके विचार चाहूंगा। ये सबसे पहला काम हमको ये करना पड़ेगा, यहाँ के जो विधायक हैं अधिकांश तो होमवर्क नहीं करते, यहाँ के जो मंत्री हैं वो होमवर्क नहीं करते विकास कार्यों में। तो जरूरत इस बात की है कि यहाँ के विधायक, यहाँ के प्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हैं चाहे विधायक हैं, होमवर्क करें, विधानसभा में जाएं, लोकसभा में जाएं और यहाँ की मूल समस्या पर बात करें। दूसरी बात, इन्होंने क्या किया, जो कानून और नियम है वो सब उत्तर प्रदेश के हैं। आज उत्तर प्रदेश की जगह उत्तर प्रदेश मिटाया और उत्तराखंड अधिनियम लिया। तो हमको कानूनों में मूल चूल परिवर्तन करना है, उसके लिए होमवर्क करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अब हमने कानून बिना सोचे समझे बना दिए। हमको पूरा अपने उत्तराखंड के इतिहास का, इसका भौगोलिक, इसका आर्थिक, इसका सांस्कृतिक अध्ययन करने के बाद तब कानून बनाना होगा। और कानून बनाने, पहला परिवर्तन कानून बनाना, ये विधानसभा का काम है। इसे कानून बनाए, बदले सब कानून, सब हम 80% कानून उत्तराखंड विरोधी। तो पहले तो यहाँ ऐसा कानून बनने चाहिए तो यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिल सके, यही मिले। और दूसरा प्लानिंग, नियोजन सब है, प्लानिंग जो है, विकास योजनाएं अभी भी सब लखनऊ पर आधारित दिल्ली से चलती है। तो विकास योजनाएं भी यहाँ के पहाड़ी, उनमें झलकना चाहिए पहाड़ी स्वरूप। पहाड़ में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, उन सीढ़ियों पर, उन पहाड़ों पर, उन घाटियों में हम कैसे डेवलपमेंट करेंगे, ये उसमें साफ हमारे जो मानचित्र है विकास का, उसमें दिखना चाहिए, वो दिखता नहीं है। और तीसरी बात, बहुत भयंकर जो भ्रष्टाचार हो गया है, पूर्ण रूप से आप एक सचिवालय में जाकर के एक काम बिना पैसे के नहीं करा सकते। अगर कोई कराए तो मैं किसी को देता हूँ 10-5 काम, वो बिना पैसे के करा के लगा, सही काम, गलत तो बात ही नहीं करता। इतना बड़ा भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश से यहाँ के लोग उससे सामना नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति नहीं थी उत्तर प्रदेश में जैसे कि उत्तराखंड में होती थी। आप, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के टाइम प्राइमरी का सहायक अध्यापक का ट्रांसफर अपने डिस्ट्रिक्ट में, उस समय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बोलते थे उनको। यूपी में अभी ऐसा ही है, यहाँ पर चेंज हुए हैं। केवल बेसिक शिक्षा अधिकारी को अधिकार था, वो करते थे, यहाँ तक अपॉइंटमेंट भी। मैं व्यक्तिगत रूप से नाम नहीं बताना चाहूँगा, टीचर का भी और मुख्यमंत्री का भी और अधिकारियों का भी, अधिकारियों का तो नाम भी बता दूँ। एक सहायक अध्यापक जो कैंसर का पीड़ित था, उसने कहा भाई एक काम कर दे। मैंने कहा क्या काम करना है? बोले ऐसा है, मैंने मरना तो है ही, कैंसर का पीड़ित 2 साल 3 साल, पर मैं ये सोचता हूँ कि थोड़ा मैं
ऐसी जगह चले जाओ जहाँ छोटा मोटा इलाज मेरा तो होता है, तो ऐसी जगह मेरा ट्रांसफ़र कर दो। मुझे दया, मैंने ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। आपको ताज्जुब होगा, उस ट्रांसफ़र फाइल को हेड मास्टर से लेकर के और ब्लॉक का जो शिक्षा अधिकारी, जिले का डिप्टी एडिशनल अपर निदेशक, फिर निदेशक, और ये कोई ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। को बोले सचिव के पास जाओ। तो सचिव के पास में गया, बोले मुख्यमंत्री के पास में। 2 बार फाइल ले गया, उसमें ऐसा ही हुआ। पवार थी उसमें शिक्षा सचिव। तो मुझे ताज्जुब हुआ। हम सोचते थे कि उत्तराखंड राज्य बनेगा तो जनता और अधिकारी, जनता और नेता बहुत नजदीक आएंगे। जनता का काम कम पैसे में, कम समय में, सरलता से, सहजता से हो जाएगा। उल्टा हो, उस जो अधिकार एक जिले के अधिकारी के पास था वो मुख्यमंत्री के पास चला गया। और सीधी सी बात थी, मुख्यमंत्री के यहाँ पैसा दो और काम करो। आज भी है, आज भी है। आप हमारे जितने भी मिनिस्टर हैं जो उत्तराखंड राज्य बनने के बाद मुख्यमंत्री, आप उनकी संपत्ति जोड़िए ना, तो एक पंचवर्षीय योजना जो उत्तराखंड की है उससे ज्यादा धन है उनके पास। कहां से आया? ये सब उत्तराखंड का पैसा तो है, हम जनता का पैसा है। तो हमको नेतृत्व बिल्कुल सही नहीं मिला। वो वहीं का उधार, जो यूपी के उधार नेतृत्व मिला। यहाँ का जो लड़ने वाला नेतृत्व था, जो यहाँ के उत्तराखंड की भूमि से भावनात्मक जुड़ाव था, जिसकी जो ईमानदार नेतृत्व था, वो आया नहीं है, उसको आने नहीं दिया गया और आने नहीं देंगे। क्योंकि उनको पता है कि अगर अच्छा नेतृत्व भ्रष्टाचार से जो मुक्त है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है, जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है, जो जनता की पीड़ा के लिए लड़ रहा है, अगर वो ऊपर आ गया तो उनकी छुट्टी हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, इसके पीछे एक षड्यंत्र किया। उन्होंने बोला एक जो क्रांति लाते हैं वो युवा लाओ, सबसे पहले युवाओं पर कब्जा किया जाए। वो कब्जा कैसे कर सकते हैं? ये रोजगार देकर कब्जा नहीं करेंगे। ये इन्होंने कहा इनको नशा में डालो, किसी को शराब पिलाओ, किसी को सूंघने का, किसी को खाने का, किसी को पीने का, जो जो भांति भांति के नशे हैं वो फैला दी। जो अभी उसकी शिकायत हुई, थाने में गया, वो नेताजी ने फोन किया, छोड़ दो। तो आज आप छोटा सा फंक्शन करते हैं, आप देखेंगे तमाम युवा जो है नशे में छूट, और पिलाने वाले ये, खासकर चुनाव का जो ये के टाइम में इन्होंने ये सब काम किया, और ये एक हवा चला दी, एक नकारात्मक वेग। जब तक शराब नहीं है तब तक आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। आज का युवा मानस क्या सोचता है? अगर हम सीधे साधे लोग, बिना पैसे के लोग, और मेरे से बहुत योग्य लोग पढ़े हैं, अच्छे विद्वान भी हैं, वो अगर चुनाव में खड़े हुए तो पूछते हुए तुम्हारे पास शराब बांटने के लिए पैसा है? ये किसने सिखाया? ये इन नेताओं ने सिखाया, इन राजनीतिक दलों ने सिखाया। तो इन्होंने ये हमको दिया है उत्तराखंड राज्य बनने के लिए। आज का हमारी सरकार जो है, हम बोलते हैं खूब पैसा कमाना है, पर्यटन में कमाओ, तीर्थाटन में कमाओ, आप पहाड़ी क्षेत्रों में फिर स्वरोजगार की योजना चलाओ। नहीं, इनको कहां नजर आता है पैसा? नशे में, शराब, कानून पलट देते हैं। आज माफिया राज, माफिया कौन है? माफिया खुद मंत्री है, माफिया राजनेता है। माफिया ये तो देखो जो काम करता है उसको वो जो, क्योंकि वो फ्रंट में आता है, इसलिए वो माफिया। ये इनके अंगुलियों के इशारे से वो लोग नाचते हैं। और जो भी, चाहे वो रेत खनन में है, चाहे वो जंगलात में, तो कम जंगलात में भी अब भी है, शराब में है, ये सब इन्हीं के लोग हैं। उसमें कोई भेदभाव नहीं है कि किस पार्टी का है, किस पार्टी का नहीं है। आप तमाम खनन में चले जाइए, सभी पार्टियों के एक भाई, एक गला, एक पानी है सबका। केवल चुनाव के टाइम में ये अलग अलग टोपियां पहन लेते हैं भ्रष्टाचार में। और ये लोग नेतागिरी
जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, ये उनका सब उनका संरक्षण है। उन लोगों का कोई दोष नहीं। वो तो कोई, अब बताओ, कोई ट्रैक्टर वाला है, वो तो मजबूरी में है, भाई जो कुछ नहीं है तो उनका ट्रैक्टर ले जाते, 10-10 मजदूर हैं उनके साथ में, उनको वो पकड़े जाते हैं, उन्होंने क्या करना। तो सर, आपने जैसे बिल्कुल एक सही बात उठाई है कि ये जो नेताओं के माध्यम से जो संरक्षण मिलता है और युवा पीढ़ी को भी कहीं ना कहीं नशे की गिरफ्त में लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है, उनको नशे की ओर आकर्षित किया जा रहा है। लेकिन सर, कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि आम जनमानस की भी इसमें कुछ खामियां हैं? क्योंकि नेतृत्व का जो होता है ये चुनाव होता है और इसकी कोई परीक्षा तो होती नहीं है कि किसी ने परीक्षा पास की और नेता बन गए, क्योंकि चुनाव होता है और चुनाव जनता ही करती है। तो आम जनमानस को कैसे आप एक संदेश देंगे, क्योंकि आप एक विचारक भी हैं, कि किस प्रकार से सही नेतृत्व को हम अपने लिए, कम से कम अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए चुने, और सही नेतृत्व जब आएगा तभी ही कहीं ना कहीं दिशा और दशा, मुझे लगता है कि हमारे उत्तराखंड की बदलेगी, जैसा कि मैं आपकी बातों से समझ पाया हूं। तो इस पर आपका क्या विचार है? ये भी गंभीर मामला है और मतदाताओं की भूमिका भी सकारात्मक होनी चाहिए। मतदाता भी अभी उनको मानसिक रूप से समृद्ध होना है, अच्छी मानसिकता नहीं, क्योंकि वो इस हवा में बह जाते हैं। अब कुछ लोग दलाल लोग होते हैं, वो हवा चलाते हैं कि देखो वो जीत रहा है, ये हार रहा है, इससे फायदा है, ये कभी वो जातिवाद, कभी धर्मवाद, कभी कोई वाद, कभी इधर उधर का वाद चला करके लोगों को भ्रमित करते हैं। तो मैं समझता हूं कि केरल के बाद शिक्षा में उत्तराखंड का भी स्थान एक टाइम रहा है। मुझे नहीं पता इसमें तीसरे चौथे में चला गया हो, बट मैंने 1978 में जब पढ़ा था तो 1978 में केरला के बाद उत्तराखंड को, जो ये उत्तराखंड का इलाका था, ये बहुत आगे था, उसको बोला इन्होंने सबसे आगे, दूसरे नंबर पर। तो जहाँ शिक्षा का क्षेत्र इतना बड़ा ऊंचा स्थान हो, शिक्षा का, इतने पढ़े लिखे लोग हों, वहाँ अगर वो भ्रष्टाचारियों या दलालों के बहकाने में या राजनेताओं के बहकाने में वोट देते हैं, या शराब या पैसे के बल पर वोट देते हैं, तो ये दुर्भाग्य है। तो अगर ये छोटा परसेंटेज है, मगर ये हवा में जो बहते हैं वो रोकने की जरूरत है। तो ये जो सच भी बात ये है कि मतदाताओं को भी जागरूक होना पड़ेगा, और बिना उनकी जागरूकता के वास्तव में प्रजातंत्र सही ढंग से संचालित नहीं हो सकता है और चुनाव अच्छा परिणाम नहीं दे सकता। तो आपने जैसा कहा कि जब तक कि प्रजातंत्र में जनता भी जब तक जागरूक नहीं होगी तब तक नेतृत्व सही नहीं होगा, और नेतृत्व सही नहीं होगा तो दिशा और दिशा नहीं बदलेगी। और जब इस दिशा और दशा की मैं बात करता हूं तो खास करके, क्योंकि उत्तराखंड में 70 विधानसभाएं हैं, 13 जिले हैं और लगभग 95 ब्लॉक हैं, इन सभी स्तरों से बहुत से नेता बनकर आ गए, बहुत से लोग आगे बढ़ गए, बहुत सारे लोगों ने कई प्रकार की अपना नेतागिरी चमका ली, सब कुछ कर लिया। लेकिन आम जनमानस से जब हम बात करते हैं तो ठगा सा महसूस करता है। आज जब मैं बात करूं खास करके अपने कर्ण नगरी कोटद्वार की, यदि मैं बात करूं, और जिसको आज नगर निगम का भी दर्जा मिल गया है, और ये दर्जा यूं तो मैं पर्सनली यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं जरूर चाहता था कि नगर निगम बने, क्योंकि आगे तभी हम बढ़ते हैं कि जब हम डेवलपमेंट की ओर सोचते हैं, तो इस प्रकार के बदलाव से ही आगे कहीं ना कहीं परिवर्तन की भी एक थोड़ी सी आशा की किरण सी जगती है। लेकिन आज के दिन पर जब हम आम जनमानस के बीच में जाते हैं तो इस पर भी हमें ये ऐसा दिखता है कि लोगों को ठगा सा महसूस ही यहाँ पर भी होना पड़ा है। न तो हमें जिला मिला, जो कि एक बहुत लंबी मांग थी, आप लोगों की भी थी, राज्य आंदोलनकारियों की भी थी, क्षेत्र की जनता की भी थी, वो भी नहीं मिला। नगर निगम बना तो इसके बाद भी कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है। मेडिकल कॉलेज की जब मैं बात करूं, आज कोरोना काल में तो बहुत महत्वपूर्ण है, 3 मेडिकल कॉलेज इस वक्त उत्तराखंड को मिले हैं, कोटद्वार को फिर नकार दिया गया है। हमारी 2 जो ये कमिश्नरीज हैं, इससे जोड़ने वाली सड़क हमारी आज तक नहीं बनी है, 20 साल हो गए, कई चुनाव इस मुद्दे पर ही जीत दिए गए हैं। भारत को नाम देने वाला स्थान कर्माश्रम हमारे पास है, इसके उद्धार के लिए आज तक कुछ नहीं हो पाया है। और आप ये लगाइए कि कोरोना के वक्त जब आज सरकार कह रही है कि आपको बिना पास के आप अंतर्राज्यीय भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड शायद एक ऐसा राज्य होगा जहां पर कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बिजनौर से होते हुए ही अपनी राजधानी और हाईकोर्ट तक जाना होता है। तो इन सब मुद्दों पर आपके क्या विचार हैं? मैं इस पर आपका थोड़ा सा विस्तृत विचार चाहूंगा, ताकि जनमानस तक भी एक अच्छा संदेश जा सके। सबसे पहले
आपका कर्ण नगरी नाम के लिए व्यक्तिगत रूप से भी प्रयास रहा है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा इस अवसर पर। सैद्धांतिक रूप से इसमें सफलता मिली है। अब आपका जो पक्ष है वो व्यवहारिक है कि इसको व्यवहार में कैसे लाया जाए, जिस उद्देश्य से कर्ण नगरी हमने नाम रखा है, इसको किस ढंग से साकार किया जाए। अब कण्वाश्रम की जो बात है, मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि वहां पर भरत जन्म लेता है, जिसके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा, महाभारत के अनुसार। और वर्तमान जो सरकार है, ऊपर से नीचे तक राष्ट्रवाद का नारा लगाती है। अच्छी बात है, हम भी साथ में हैं। तो राष्ट्रवाद का जन्म स्थान तो कण्वाश्रम है, उसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी या मुख्यमंत्री रावत जी क्यों नहीं सोचते? राष्ट्रवाद है, अगर आप ईमानदारी से राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो कण्वाश्रम भी एक ऐसा पौराणिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक स्थल है जो भारत को मजबूत एकता, अखंडता का संदेश देता है। पर ऐसा नहीं किया जा रहा है। अब ये राजनीतिक दृष्टिकोण से समय समय पर कहा जाता है कभी कि थोड़ा हम कर रहे हैं, और कोई कर नहीं रहा है। तो ये पब्लिक का जो जागरूकता है वो भी कम है, और राजनेताओं की इच्छा शक्ति भी नहीं है, वो भ्रमित कर रहे हैं। इसके लिए लड़ाई लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं। नगर निगम का सवाल है। अब नगर निगम के खिलाफ तो आपको पता ही है कि हम लोगों ने, आप सब लोगों ने, जनता ने, कुछ लोगों ने आंदोलन तो किया। सब कहते रहे कि नगर निगम नहीं बनना चाहिए, मगर पब्लिक का जो आंदोलनकाली रवैया था वो उचित नहीं था, वो साथ नहीं दिया। अगर सारे लोग आंदोलन में आ जाते और एक दिन भी कह देते कि हम नगर निगम नहीं चाहते, सिर्फ एक दिन, 1 घंटे, तो नगर निगम नहीं बनता। आज नगर निगम बना। भारत सरकार की जो 12 योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों को दी जाती थी, उन योजनाओं से ग्रामीण वंचित हो गए, क्योंकि गांव रहा ही ना। और जो शहरी विकास है वो कुछ देते नहीं। तो मिला क्या? कुछ भी लोगों को मिला नहीं, बल्कि अब आप मकान नहीं बना सकते, आप दुकान नहीं बना सकते, आप मकान की खिड़की की मरम्मत नहीं कर सकते, आप दरवाजे नहीं बना सकते। इसमें पैसा पड़ेंगे, आप कुछ खोदेंगे तो कितना घन मीटर खोदा, उसका टैक्स आपको देना पड़ेगा। आपके कितना खेत है, उस खेत का भी टैक्स देना पड़ेगा, वो कृषि भूमि नहीं है। तो इतना बड़ा अत्याचार का सामना अब जनता को करना पड़ेगा। तो हम लोग, हमारी जागरूकता की कमी है। मुझे कोटद्वार पर बड़ा सोचना पड़ता है कि कोटद्वार में वो लोग रहते हैं जो आसपास के ब्लॉक जो हैं वहाँ से जो थोड़ा मजबूत लोग हैं, जो ज़्यादा मजबूत हैं वो देहरादून चले गए, और मजबूत हैं तो वो दिल्ली चले गए, बहुत भारी मजबूत हैं तो विदेश चले गए, मगर जो बीच बीच के वो सब कोटद्वार में। अब इतने सारे मजबूत लोग भी कोई फैसला नहीं ले पाते। तो इसमें जनता की जागरूकता की कमी भी है, और जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जनता आगे नहीं आएगी, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग ऐसा वार्ता करते रहेंगे, नेता बदलते रहेंगे, और नेता अपना लड़ाते रहेंगे, भ्रष्टाचार करते रहेंगे। भ्रष्टाचार में चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस है, चाहे दूसरी पार्टी, सब एक है। अभी एक वो हुआ है, क्या है, खनन में एक मारपीट का केस आया। गलती किसकी थी ये बात छोड़िए, सवाल ये है कि भ्रष्टाचार तो है ही है, तभी तो लोग जा रहे हैं। मैं भी जाऊंगा और दूसरा भी जाएगा, छात्र संघ भी जाएगा, फलाने भी जाएगा, रामलीला कमेटी भी जाएगा,
फलानी राजनीतिक पार्टी क्यों कि भाई यहाँ कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। और ज़्यादा कब हो रहा है? जब वो नियमों के अनुसार खनन नहीं हो रहा है। तो और खनन नियमों के अनुसार क्यों नहीं हो रहा है वो सब जानते हैं, मुख्यमंत्री से लेकर के उन्हीं के लोग तो हैं, उन्हीं मंत्रियों के लोग तो हैं। कौन है? वही सब हैं, वही सब गलत करवाते हैं। मगर पब्लिक को ये सोचना पड़ेगा कि ये लोग गलत करा रहे हैं तो हमको कैसे ठीक करना है। ये बिना पब्लिक का तो नहीं हो सकता। जनता की जागरूकता बहुत जरूरी है, और जिस दिन जनता जागरूक होगी भ्रष्टाचार भी कम होगा, नेता भी सुधरेंगे, अधिकारी भी सुधरेंगे। आज क्या है, अधिकारियों का तो राज है सब कुछ, नेताओं की कोई पकड़ नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई वहाँ राजनीतिक दलों के कार्यालय को उनके नेताओं को डोनेशन चला जाता है, थैलियाँ चली जाती हैं, उसके बाद वो बोलते हैं तुम लूट सको तो लूट, उत्तराखंड को लूट डालो। तो क्या इसी लूट के बाट हमारा ये लाल ढाल चिल्लरखाल मोटर मार्ग और मेडिकल कॉलेज भी आपको जाता हुआ दिख रहा है? देखिए बिल्कुल बिल्कुल लाल ढाल का जो ये मार्ग है, इसमें दोनों सरकार, चाहे कांग्रेस की सरकार पहले रहे, चाहे भाजपा की सरकार, दोनों जिम्मेदार हैं। हम ये कह रहे हैं आज वन कानूनों के कारण उत्तराखंड में 200 सड़कें रुकी पड़ी हैं, पता नहीं कितनी जल योजनाएं रुकी पड़ी हैं, जो बहुत जरूरी विकास योजनाएं हैं वो रुकी पड़ी हैं। जब वन कानून देखिए, पर्यावरण और मानव विकास में संतुलन होना चाहिए। पर्यावरण के कानून इतने कठोर नहीं होने चाहिए जो मानव विकास में बाधक हों, और मानव भी विकास में इतना अतिवादी न हो कि पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना बात। मगर इस रोड में सरकार पता नहीं कैसे कहती है कि हमने तो स्वीकृति ले ली है। डीएफओ हमेशा बोलता आया है, पहला विधायक, दूसरा विधायक, वर्तमान विधायक, जाके लो ना आरटीआई में लो, बोलते हैं भाई हमारी तरफ तो स्वीकृति नहीं है। अब इतना करोड़ों रुपए जो तुमने खर्च किया है उसका जिम्मेदार कौन है? मगर कुछ ठेकेदार, कुछ नेताओं का फायदा हुआ है, क्योंकि उन्होंने अगर 2-4 करोड़ रुपए उसमें से सारा निकाल लिया है, टोटल 3 बार में, तो उसका कमीशन पहले पहुंच गया है, ठेकेदार का भी पहुंच गया है, इंजीनियर का भी पहुंच गया है, नुकसान तो जनता का हुआ है। तो ये पब्लिक जब तक जागरूक नहीं होंगे, युवा जब तक जागरूक नहीं होंगे, हम ये सोच रहे हैं कि ये जागरूकता बहुत जरूरी है। तो ये पहला काम है, युवाओं को, महिलाएं ज़्यादा जागरूक होती हैं हमारे उत्तराखंड में, तो उनको भी जागरूक करना है। परंतु क्या है, एक पार्टियों ने उन पर कब्जा कर रखा है। जो नगर निगम बना, उस आंदोलन में अगर लोग नहीं आए, उसका कारण क्या था कि जो सत्ता पार्टी से जुड़े थे उन्होंने बोला नहीं भाई हमारी पार्टी सरकार में, हम आंदोलन में नहीं आ सकते, हम आपके साथ हैं। और दूसरी पार्टी के टॉप लीडर ये इंतजार कर रहे थे कि हो जाने दो भाई, हमारा भी कैंडिडेट है, उसको नगर निगम का चेयरमैन बनना है, मेरे पास उसका प्रमाण है। तो जो नीचे का कार्यकर्ता था कांग्रेस का भी, वो हमारे साथ था, ऐसी बात नहीं। पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो दूर से रहे, साथ में एक तरफ समर्थन करते रहे, दूसरी तरफ हमारे लिए बोलते रहे नहीं हम आपके साथ हैं, उनके अपनी सरकार का समर्थन करते हैं। तो ये डबल रोल किया है जनता को। जब जन आंदोलन होता है तो राजनीतिक दलों की जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं से ऊपर उठकर विचार रखने पड़ते हैं, उस विचार पर चलना पड़ता है। जब जब आंदोलन हुए हैं तब तब राजनीतिक दलों को कुचल करके आगे बढ़ नहीं सकता, तो ऐसा नहीं होता। और जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो ये युवा अवस्था में ये प्रदेश जब है भी अभी, क्योंकि 20 साल अब होने को हैं, तो युवाओं की भी थोड़ी सी हम बात करना चाहेंगे, उनके लिए, भविष्य के लिए, उनकी खेल के लिए उनकी संभावनाएं, खेलों में क्या संभावनाएं आपको दिखती हैं। और कहीं ना कहीं जैसा पिछले 1.5 साल से लगातार सुनाई दे रहा है कि बीसीसीआई की भी मान्यता उत्तराखंड प्रदेश को मिल रही है,
और आप भी शायद कहीं ना कहीं इससे जिला लेवल पर या जुड़े हैं, तो आपका इस पर क्या विचार है और क्या आपको लगता है कि युवाओं के लिए कुछ आने वाले समय में, कुछ भविष्य में कुछ अच्छा होने जा रहा है? नहीं, हमें उम्मीद थी और इसी उम्मीद से हम इस संस्था से जुड़े थे, जुड़े भी हैं, मगर इसमें बहुत टाइम लगा क्योंकि उत्तराखंड के राजनेताओं ने शुरू से ही बीसीसीआई को एक पत्र भी नहीं, यहाँ के मुख्यमंत्री ने भी, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर राज्य में बीसीसीआई की यूनिट होनी चाहिए, वहाँ कमेटी बननी चाहिए, तो ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का परिणाम है कि उत्तराखंड में पिछले साल बीसीसीआई ने एफिलिएशन दिया है और इस साल फिर वो विधिवत चुनाव हुआ है। कुछ लोगों का सिलेक्शन पिछले साल हुआ तो बहुत लोग संतुष्ट नहीं थे, वो जल्दी में या जैसा भी कुछ अपने अपने लोगों को उन्होंने वहाँ मौका दिया, पर आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि एक कंपटीशन होगा। और इस साल कोरोना का संक्रमण के कारण मैं समझता हूँ ये फिर मुश्किल में पड़ेगा, पर मुझे लगता है कि अच्छा भविष्य होगा। मगर हम कोटद्वार की बात करें, मेरे से भी कहा गया था कि आप पौड़ी गढ़वाल में एक ग्राउंड के लिए जमीन दी, तो क्रिकेट ग्राउंड के लिए जमीन चाहिए, वो बड़ा ग्राउंड होता है इसका, और वो उसके लिए पैसा तब मिलेगा जब आप जमीन जो है बीसीसीआई के मानक के हिसाब से देंगे। तो अभी तक मिला नहीं। अभी बात हुई थी ये जो बीएल का ग्राउंड है, तो उसमें बीएल का मैनेजमेंट है, फिर उनसे पूछना है, वो दिक्कत है। तो अगर जरूरत है, हम इस आपके माध्यम से भी कहते हैं कि अगर पौड़ी गढ़वाल में कहीं भी ऐसा ग्राउंड मिलता है तो उसका बहुत लाभ, व्यक्तिगत अगर बनाना चाहे तो भी लाभ होगा, और बीसीसीआई से मदद से बनाना चाहे जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अधीन रहेगा तो तब भी लाभ होगा। पर बिना ग्राउंड के, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रिकेट डेवलप नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत पैसे वाला गेम है, बहुत गरीब बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है आगे बढ़ना, टैलेंट होते हुए, तो काम करेंगे इसमें। चलिए, तो आज दोस्तों, जैसा कि हमारे साथ आज उत्तराखंड के 20 साल हमने क्या खोया क्या पाया, इस वार्ता में हमारे साथ हमारे विद्वान विचारक और वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी डॉक्टर शक्ति चैल कपरवाण जी उपस्थित थे, और उनसे वार्ता करके मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि जनता को, आम जनमानस को जागरूक होने की आवश्यकता है। अभी तक तो बहुत ज्यादा पाता हुआ मैं नहीं देख रहा हूं उत्तराखंड को, लेकिन पॉजिटिव नोट पे, क्योंकि कर्ण नगरी टाइम्स ने हमेशा आवाज उठाने का, हर भारतीय की आवाज बनने का प्रयास किया है, तो मैं यही कह सकता हूं कि बीती ताही बिसार दे आगे की सुध लेई। और इसी के साथ एक बड़े पॉजिटिव नोट के साथ आपके ऐसे विचारक की बातों पर ध्यान देते हुए, क्योंकि जैसा आपने कहा कि वही टोपियां एक दूसरे के सरों पर जा रही हैं और उत्तराखंड कहीं उत्तरदंड ना हो जाए, इससे हमारे भविष्य को बचाने के लिए, हमारे राज्य को बचाने के लिए, देवभूमि को बचाने के लिए और आने वाली युवा पीढ़ी को बचाने के लिए आम जनमानस को जागरूक होना पड़ेगा। हमें अपने अंदर जागृति लानी होगी और कुछ डिसीजंस कुछ ऐसे लेने पड़ेंगे कि जो थोड़े हार्श जरूर हो सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से भविष्य के लिए वास्तविक सुधार के रूप में वो निकल कर आएंगे। इसी कामना के साथ आज कर्ण नगरी टाइम्स के लिए मैं मयंक प्रकाश कोठारी भारतीय अपनी सहयोगी सोनम पंत कोठारी के साथ